ओम शांति। ओम शांति। आज संध्याकालीन इस सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। पिता परमात्मा ने जो राजयोग की विद्या हम सभी को सिखाई है, वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। कहा जाता है कि 1980s के बाद, खास करके उसके पहले भी परिस्थितियां अनेक आती थी, बातें अनेक आती थी, लेकिन फिर भी लोग इतने तनाव में नहीं रहते थे जितना वर्तमान समय में है। और 1980s के बाद संसार में 3 चीज़ों में परिवर्तन आया या परिवर्तन शुरू हो गया। पहला परिवर्तन एनवायरनमेंट में शुरू हुआ। ग्लोबल वार्मिंग का जो मैसेज था वो लोगों के सामने आने लगा, तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ या होने लगा। इकोनॉमी चेंज होने लगी। सारे विश्व के अंदर इकोनॉमी चेंज होती रही और लोगों के इमोशंस चेंज होने लगे। ये 3 ईज के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आया और जैसे ही लोगों के इमोशंस में परिवर्तन आने लगे तो इमोशंस अधिकतर खिंचाव का, तनाव का महसूस होने लगा। और इसलिए छोटे छोटे बच्चे को भी तनाव महसूस होने लगा। हर कोई ये कहने लगा बहुत स्ट्रेस है। हाल चाल पूछो तो पहले तो कह देते थे मौज में है, आनंद में है, खुशी में है, लेकिन अभी किसी को हाल चाल पूछो तो क्या कहेंगे, बहुत टेंशन है, जाने दो, क्या बात करे, बहुत टेंशन हो गया है। हर कोई के मुख से ये टेंशन, स्ट्रेस इतना अधिक निकलता जा रहा है। छोटे बच्चे भी, एग्ज़ाम आती है और एग्जामिनेशन फियर के कारण कहो, एंजाइटी के कारण कहो, उन्हें भी टेंशन होने लगता है। यानी इतना एक प्रेशर मन के ऊपर अनुभव होता है। किसी ने बहुत सही कहा, स्ट्रेस माना क्या? तो स्ट्रेस माना जब तनाव बढ़ जाता है और आंतरिक जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। मन के ऊपर परिस्थितियों का दबाव बढ़ जाना और जो रेजिलियंस पावर है अंदर वो क्षीण हो जाना, तब तनाव का अनुभव होने लगता है। क्योंकि आज व्यक्ति बीच में है, उसके सामने अनेक चैलेंजेस है और इनर स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है। चुनौतियों का युग है। बहुत सही कहीं पढ़ा मैंने, चुनौती हर एक के सामने आती है। चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन, लेकिन किसी किसी के लिए यही चैलेंजेस अवसर के द्वार खोलती है और किसी किसी के लिए यही चैलेंजेस पछाड़ने वाला अनुभव कराती है। किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है, किसको ये पछाड़ती है? बहुत सुंदर वहाँ लिखा हुआ था कि जब चैलेंजेस के वक्त जो लोग राइट चॉइसेस करते हैं, सही चुनाव करते हैं, उसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं। और चैलेंजेस के वक्त जो रॉन्ग चॉइसेस करते हैं उसके लिए वो अवसर के द्वार बंद हो जाते हैं और
उन्हें पछाड़ने वाला अनुभव होता है कि चुनौती पछाड़ रही है। हर इंसान के सामने दो चुनाव होते हैं, सही या गलत। सही का रास्ता शायद कठिन भी हो सकता है, और इसलिए जब वो कठिनाइयों को देखते हैं तो गलत रास्ता जो सहज दिखता है उसको अपनाने का प्रयत्न कर लेते हैं, और यही तो गलती हो जाती है। क्योंकि अवसर के द्वार जो खुलते हैं वो एक कैमरा के एपरेचर की तरह है, खुला और जैसे क्लिक किया तो बंद हो गया, बस बंद हो जाता है। जो चॉइस आपने जीवन में ले लिया, वापस मुड़ करके उस तरफ नहीं जा सकते हैं कि नहीं मैं ये चॉइस नहीं करना चाहता था, अब मुझे ये चॉइस करना है। द मोमेंट हैज़ गॉन। और जब वो वक्त चला गया, जो चॉइस ले लिया वही जीवन में फिर आपको अनुभव करना होगा। इसीलिए कहा चुनौती के वक्त सही चॉइस करना बहुत आवश्यक है। वन रॉन्ग डिसीजन, वन रॉन्ग चॉइस मेड कैन लीड यू टू अ ग्रेट डिजास्टर। जीवन के अंदर व्यक्ति के पास में सब कुछ खत्म हो जाता है, इसीलिए सही चुनाव करना आवश्यक है। क्योंकि आज व्यक्ति बीच में है और चारों ओर से प्रेशर्स है। गलत चुनाव क्यों लेते हैं? गलत चुनाव इसलिए लेते हैं क्योंकि चारों ओर से प्रेशर है, माइंड इतना कंफ्यूज्ड है, क्लियर फोकस नहीं है, तो आने वाले समय की जो बातें हैं वो स्पष्ट नज़र नहीं आती है, विजन क्लियर नहीं है, इसीलिए रॉन्ग चॉइसेस ले लेते हैं। राइट चॉइसेस तभी ले सकते हैं जब हमारा फोकस क्लियर है, जो बातें हम विजुलाइज कर सकते क्लियरली, तो राइट चॉइस लेना आसान हो जाता है। लेकिन उसके लिए माइंड कंफ्यूजन फ्री होना चाहिए, दुविधा से मुक्त होना चाहिए। अक्सर व्यक्ति के सामने बहुत सारी दुविधाएं हैं, क्या करे क्या नहीं करे, ऐसा करे वैसा करे, उसने ऐसा कहा तो, उसने ऐसा किया तो, इस तरह से अनेक दुविधा वाले कन्फ्यूजन्स उसके सामने हैं, जिस कारण वो रॉन्ग चॉइस ले लेता है। व्यक्ति के ऊपर प्रेशर जो है चारों ओर से है। एक प्रेशर उसके ऊपर पास्ट का है, कई मेमोरीज है, कई घटनाएं पूर्व की है अनसुलझी हुई, जिसको सुलझाना चाहते हुए भी सुलझ नहीं पाती है, और वो सुलझी हुई अनसुलझी घटनाएं जो है वो भी एक प्रेशर डाल रही है। दूसरा प्रेशर फ्यूचर का है। कई प्रकार के भय के बीच में हम जीते हैं, अनसर्टनिटीज है, अनिश्चितता का समय है, क्या होगा मालूम नहीं। और वर्तमान के दो प्रेशर्स है, एक है इंटरनल प्रेशर, एक है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल रही है, समय बदल रहा है, विच इज अफेक्टिंग माई लाइफ, हर रीति से मुझे प्रभावित कर रही है। और दूसरा है इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ऑफ माई ओन नेगेटिव थॉट्स, मेरे अपने ही नकारात्मक विचारों का प्रेशर। और इसलिए जब ये दो प्रेशर्स बहुत अधिक, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, पास्ट का प्रेशर, फ्यूचर का प्रेशर, कई बार चारों इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस समय का जो सिचुएशन होता है कि उस समय मन स्थिति जो होती है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी होती है, दबाव में होती है, और उस कारण से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। आंतरिक शक्ति बहुत क्षीण है, आत्मशक्ति मनोबल बहुत कम है, इसीलिए ये अनुभव होता है। ये है तनाव। और इसीलिए
किसी ने बहुत सही कहा है कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो क्या होता है। तो स्ट्रेस इज अ फिजिकल और इमोशनल रिएक्शन और अ रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ चेंज, इंटरनल और एक्सटर्नल। कोई भी परिवर्तन, जैसे बाहर के वातावरण में परिवर्तन आता है, और अगर फिजिकल इम्यूनिटी इतनी नहीं है तो वो तुरंत शरीर को प्रभावित करती है। सर्दी, जुखाम, बुखार आ जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे कि भाई हमें ये बुखार क्यों आया, तो डॉक्टर कह देंगे वायरल है, कुछ नहीं है। लेकिन ये वायरल मुझे ही क्यों हुआ? सिंपल लॉजिक यही है, भाई आपकी फिजिकल रेजिस्टेंस पावर बहुत कम हो गई है, इसलिए बाहर के वायरस ने अटैक किया, सो यू आर प्रोन टू दिस फीवर। इतना सिंपल एग्जाम्पल वो दे देता है। ठीक इसी तरह स्ट्रेस माना क्या? स्ट्रेस माना जब हमारी मानसिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है, मेंटल रेजिस्टेंस पावर या मेंटल इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो थोड़ा सा चेंज आता है, इट इज गोइंग टू अफेक्ट मी, दबाव डालता है और वही तनाव का रूप लेने लगता है। एंजाइटी क्रिएट होती है, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। किसी ने कुछ कह दिया उस वक्त तो फील हो जाता है, माइंड अपसेट हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, या इतना गुस्सा जो व्यक्ति अनकंट्रोलेबल एंगर, बाद में सॉरी भी करता है, माफ़ करना, मेरे में एक ही कमज़ोरी है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड, आप मेरे भाव को समझने का प्रयत्न करना, सॉरी करना पड़ता है। लेकिन ये रिएक्शन यही बताता है कि टेंशन है अंदर में, और ये स्ट्रेस इसीलिए है क्योंकि मेंटल इम्यूनिटी कम हो गई है। अक्सर देखा जाता, कोई भी घटना जब घटती है, कोई भी समय जब आता है, तो वो समय, वो घटना हमसे एक प्रत्युत्तर की मांग करती है। एनी इवेंट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडिविजुअल, वो हमसे एक प्रत्युत्तर की मांग करती है। मान लो कोई प्रॉब्लम आया, कोई सिचुएशन आई, तो वो हमसे एक प्रत्युत्तर की मांग करती है। अब उस समय मान लो स्ट्रेस के कारण, ऑलरेडी आप स्ट्रेस में हैं और वो समस्या आ गई, या कोई व्यक्ति ने कोई परिस्थिति खड़ी कर दी, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। और वो गुस्सा जो निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? वो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस कहाँ से बाहर आएंगे? बिहेवियर से। सो दोज रिस्पॉन्स अफेक्ट द बिहेवियर, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, और बिहेवियर से जब बाहर निकलता है तो दैट बिहेवियर फीड्स इनटू द प्रॉब्लम, फीड्स इनटू द इवेंट। तो ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? क्या होगा? उलझेगी या सुलझेगी? उलझेगी, सुलझी तो नहीं। सो उलझ गई, अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स, और ज्यादा गुस्सा आ गया, इतनी बात भी समझ में नहीं आती है, और ज्यादा गुस्सा आ गया। Again, through the behavior, that response comes out. Again, that feeds into the problem. तो ये प्रॉब्लम क्या होगा? और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और धीरे धीरे वो छोटा सा प्रॉब्लम जो था बढ़ता 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 माउंटेन बन जाता है। फ्रॉम अ मोल हिल टू अ माउंटेन, राई का पहाड़ हो गया। राई जितनी बात थी, लेकिन क्योंकि सही रिस्पॉन्स नहीं देना आया, बहुत टेंशन में थे, इसीलिए गलत रिस्पॉन्स दे दिया गुस्से में आकर के, तो बात बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, और वो छोटी सी बात इतना बड़ा पहाड़ बन जाती है, राई का पहाड़ बन गया। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम देना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, पैसे खर्च करना पड़ता है, वकील रखना पड़ता है, रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं।
तो टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेस चारों लगाना पड़ता है। उसके बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। और जब सॉल्व नहीं होता है और ऐसे समय में अगर किसी को कहे मेडिटेशन करो, क्या कहेंगे? बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, थोड़ा मेडिटेशन करो, तो क्या कहेंगे? अरे कहाँ मेडिटेशन करे, टाइम ही कहाँ है हमारे पास, टाइम कहाँ जा रहा है? जब कोई कहता है ना हमारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम कहाँ जा रहा है पता है? वो कहना ये चाहता है कि मैंने अपने प्रॉब्लम्स को इतने उलझा के रखे हैं, उनको सुलझाने में मेरा सारा टाइम, मनी, एनर्जी जा रहा है, तो मेरे पास मेडिटेशन सीखने का टाइम नहीं है। माना कितना व्यक्ति उलझा हुआ है और इतना उलझ गया है, किसको सॉल्व करो? फिर कहने में क्या कहता है, अरे एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है तब तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा खत्म नहीं हुआ कि तीसरा खड़ा हो जाता है। हर रोज एक नई बात, हर रोज एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। और आप लोगों के लिए कितना मसाला मिल जाता है, हाँ? मीडिया वालों को कितना मसाला मिलता है ना? और उसी भागा दौड़ी में आप लोगों का स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोगों को जो काम करना पड़ता है, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाकर के काम करना पड़ता है, तो वो नेगेटिव एनवायरनमेंट का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जैसे कई बार कई लोग हमसे कहते हैं कि वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना, आई कैन नॉट टॉलरेट, बहुत गुस्सा आता है। अब सोचने की बात है, थोड़ा एनालाइज करें इस बात को कि कोई भी व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? झूठ क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? डर, डर की वजह से झूठ बोलता है। कोई भी व्यक्ति डर की वजह से झूठ बोलता है। अब डर पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है? नेगेटिव। अब उसने तो नेगेटिविटी है उसके अंदर, इसलिए उसने तो झूठ बोला डर के कारण। लेकिन आप फ्रेश माइंड से घर से आपने अपना दिन शुरू किया और उसने झूठ बोला और आपको गुस्सा आ गया, तो गुस्सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। तो कितना जल्दी उसके प्रभाव में आ गए। यानी पावरफुल कौन हुआ? वो हुए या आप हुए? आपका प्रभाव उसके ऊपर पड़ना चाहिए था या उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ना चाहिए था? हाँ? तो उसका प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ा तो पावरफुल कौन हुआ? आप हुए या वो हुए? वो हो गया। और इसीलिए मैं कभी कभी मीडिया वालों को शाबाशी देती हूँ कि ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में जा कर के समाचार इकट्ठा करना, सारी न्यूज़ इकट्ठी करना, उसमें कोई कैसा व्यवहार करता है, कोई कैसा बोलता है, तो भी आप लोग इतना सहन करके बाहर आते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं उस वक्त, तो क्या कहेंगे? शाबाशी नहीं देनी चाहिए आप लोगों को? तो शाबाश देते हैं आपको, मुबारक है कि आप लोग ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाने के बावजूद भी आप पॉजिटिव मेंटेन कर सकते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को बना के रख सकते हैं। और इस तरह से पूरी परिस्थिति कई बार इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन जब हमारी बैटरी को चार्ज करता है, मेडिटेशन एक चार्जर है, वो हमारी बैटरी चार्ज करता है। लेकिन मेडिटेशन से जो हमारी बैटरी चार्ज होती है, उसका मतलब ये नहीं कि आप उस एनवायरनमेंट में जब जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति सच बोलने लग जाएगा। नहीं, वो सच नहीं बोलेगा। लेकिन जब आप जाकर के वहाँ खड़े होंगे, आपका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, वो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है, सच भी नहीं बोलेगा। सच बोलने की तो बहुत ताकत चाहिए, लेकिन झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी, चुप रहेगा। फिर जब आप वहां से निकल आओ तो आपका प्रभाव जो उसके दिमाग के ऊपर पड़ा है, तो उसके अंदर एक अंतर्द्वंद चलेगा। क्या द्वंद चलेगा? मुझे सच बता देना चाहिए था, चुप नहीं रहना चाहिए था,
ये ठीक नहीं किया मैंने, चुप रह करके, ऐसे अंदर एक द्वंद्व चलेगा और आधा घंटे तक ये द्वंद्व चलता रहेगा। आधा घंटे के बाद वो हिम्मत इकट्ठी करेगा और फिर आपके पास आकर कहेगा, माफ़ करना उस वक्त मैं नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी थी इसीलिए ऐसा हुआ। सच सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, अच्छा किया बता दिया, यही कहेंगे ना, अच्छा किया बता दिया। अब उस व्यक्ति को लगेगा मैं तो नाहक डर रहा था, इन्होंने तो गुस्सा किया ही नहीं। तो उसका डर जो है धीरे धीरे खत्म होगा, कम होगा। दूसरी बार शायद 15 मिनट लग गया उसको ये द्वंद्व में से निकल करके सच बोलने की हिम्मत इकट्ठी करने में। तीसरी बार और कम होगा। धीरे धीरे आप उसकी मानसिकता को परिवर्तन करते हैं। पॉजिटिविटी का इतना अंतर है, इसीलिए आज के युग में मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है कि जो अनेक उलझने क्रिएट किया है व्यक्ति ने, वो उलझने जब भी कोई प्रत्युत्तर की मांग करती है, थोड़ा शांति से, प्रेम से सोचो। नेगेटिव इमोशंस जनरेट करने के बजाय शांति से जब काम लेते हैं और वो बिहेवियर पॉजिटिव होता है, तो वो घटना, वो समस्या उलझेगी या सुलझेगी? सुलझ जाएगी। इसलिए कहा कई बार बड़ी से बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। वी कैन टर्न माउंटेन्स इनटू मोल हिल्स। एक राउंड में सुलझ जाती है। जो हमारा इतना टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसको सुलझाने में, वो कभी कभी एक राउंड में ही सुलझ जाता है। बड़े से बड़ी बात भी सुलझ जाती है। ये मेडिटेशन का कमाल है। इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि स्ट्रेस माना क्या, कि इन दिस एज human beings have left their original nature of ease and thus they have become diseased. Diseased क्यों हो गए हैं? 70% of the diseases are due to psychosomatic reasons. तनाव के कारण ही मनुष्य जीवन के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। तो इसीलिए हमने अपना वो नेचर छोड़ दिया है इजीनेस का, इसीलिए डिसईज्ड हो गए हैं। तब ये रिएक्शंस निकलते जाते हैं और इसीलिए ये रिएक्शंस से ही व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और क्षीण होती जाती है और इतनी क्षीण हो गई है आज कि उसके बाद हर बात प्रभावित करती जाती है मन को। इसीलिए तनाव बढ़ता जाता है जीवन के अंदर। तब तनाव एक संदेश लेकर के आता है, और वो संदेश क्या है? तनाव वो संदेश लेकर के आता है कि स्ट्रेस इज अ फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल अस दैट देयर इज समथिंग आई नीड टू चेंज। मुझे कुछ न कुछ अपने आप में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये तनाव का संदेश है। और वो दर्द जो उस वक्त महसूस होता है, द पेन इज अ मैसेंजर that comes to tell me that there is something I need to change. मुझे अपने आप में कुछ परिवर्तन करने के लिए कुछ सीखने की ज़रूरत है। I need to learn. क्योंकि जीवन में चलते चलते हमने बहुत कुछ सीख लिया जो सीखना नहीं चाहिए था। इसीलिए कुछ अनलर्निंग करना होगा, कुछ रीलर्निंग करना होगा, कुछ नई बातें सीखने की आवश्यकता है। चलते चलते हमने क्या सीख लिया? नेगेटिविटी, नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचारधारा बहुत सीख लिया है। बहुत सुंदर इसीलिए कहानी याद आती है कि एक बार एक प्रोफेसर साहब अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते थे, स्टूडेंट्स को। वो क्लासरूम में मग लेके आए, चाय का मग लेके आए, टेबल पर मग रखे और सारे मग रख दिए। तो बच्चे खुश हो गए, आज सर कुछ पिलाने वाले लगते हैं। फिर सर ने कहा सब एक एक मग उठा लो। सबने उठा लिया। सर ने कहा पकड़ के खड़े हो जाओ। सारे बच्चे बड़े उत्साह से पकड़ के खड़े हो गए।
सर अपना कुछ काम करने लग गए, 5 मिनट बीत गई, 10 मिनट बीत गई, बच्चे आपस में एक दूसरे को देखने लगे कि ये हवा में मग पकड़ा के क्यों खड़ा कर दिया। आखिर एक बच्चे ने हिम्मत कर ही ली पूछने के लिए, सर कितनी देर ये पकड़ के खड़ा रहना होगा? सर ने कहा क्यों भाई? कहा नहीं, हाथ दर्द कर रहा है। कहा 10 मिनट के अंदर ये मग का वजन बढ़ गया? कहा नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा, खाली मग है, पकड़ के खड़े रहो। स्टूडेंट्स ने कहा लेकिन पता चले कितनी देर पकड़ के खड़े रहना है तो कम से कम हम अपने माइंड को कंडीशन कर ले। सर ने कहा अगर मैं कहूं कि 2 घंटा पकड़ के खड़े रहो फिर? सब बच्चों ने कहा 2 घंटा। सर ने कहा क्यों, क्या होगा? कहा ये हाथ सुन्न हो जाएगा। सर ने कहा अगर मैं कहूं 6 घंटा पकड़ के खड़े रहो फिर? ये अकड़ जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। सर ने कहा अगर मैं कहूं 24 घंटा पकड़ के खड़े रहो फिर? कहा एक बच्चे ने कहा फिर तो लकवा ही मार जाएगा, कोई काम ही नहीं करेगा। सर ने कहा यही बात तो मैं समझाना चाहता हूँ, फालतू बातें दिमाग में पकड़ के जो खड़े हैं, 2 दिन पहले की बात, 4 दिन पहले की बात, ये दिमाग को लकवा नहीं मारेगा, ये अकड़ नहीं जाएगा, है ना। और इसीलिए जब फालतू बातें पकड़ के खड़े हैं, जीवन के अंदर चल रहे हैं, 2 दिन पहले की बात, 2 हफ्ते पहले की बात, 2 साल पहले की बात को भी पकड़ के खड़े हैं, जीवन में चल रहे हैं, तो कितना टेंशन होगा सोचो, कितनी एनर्जी हमारी ड्रेन हो रही है। और इसलिए इतनी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो फिर जीवन के अंदर जो शक्ति का अभाव महसूस करते हैं वो शक्ति तो बनी रहेगी, वो शक्ति तो क्षीण होती जाएगी ना। तो इसीलिए शक्ति को बनाए रखना है तो फालतू बातों को छोड़ो। सर ने जब पूछा बच्चों को क्या करना चाहिए, कहा फालतू पकड़ के क्यों खड़े, रख देना चाहिए। सर ने कहा यही तो बात कहना चाहता हूँ, फालतू बातों छोड़ो। जब उसको दिमाग से छोड़ देंगे तब आप अपने मन में एकदम हल्कापन महसूस करेंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और इसीलिए जीवन को भी तनाव मुक्त रख सकते हैं। कई बातों को यूं ही पकड़ करके चल रहे हैं, इसीलिए कुछ आज आपको हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स देते हैं जीवन के लिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती है कभी कभी, है ना। सबसे पहली बात है सी लाइफ एज अ गेम, जीवन एक खेल है। कई बार हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा, जीवन एक खेल है, उसको खेल की तरह लो। क्रिकेट का खेल हर कोई आनंद लेता है, क्रिकेट के खेल जब चलता है और उसमें भी कोई खास मैच होती है तब तो सारा कारोबार भी साइड पर हो जाता है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग मैच चलने वाली है, इसलिए आज कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई काम नहीं। सब ऑफिसेज में भी कई बार देखते हैं वहीं टीवी चालू हो जाता है और हर कोई देखना शुरू कर देते हैं, भाई क्रिकेट मैच है। क्रिकेट मैच में क्या होता है, 2 टीम होती है, एक टीम मैदान पर आती है, एक टीम दूर बैठी है जिसके 2 सदस्य आते हैं खेलने के लिए, बैटिंग करने के लिए। चारों ओर कौन खड़े हैं, फील्डर्स खड़े हैं। एक भी बॉलर जब बॉल करता है, एक भी बॉल हमारे चॉइस का आता है नहीं, कैसे बॉल हो, लेकिन उसमें जब कोई स्पिनर होता है, कैसे बॉल डालते हैं, लेकिन उसमें कोई अगर 6 या 4 लगा दे, वाह वाह हो जाती है। जीवन भी शायद एक क्रिकेट के खेल की तरह ही है। मैदान में जहां हम खेल रहे हैं, कार्य क्षेत्र पर हमारा साथी कोई एक होगा, बाकी चारों ओर कौन खड़े होंगे, कौन होंगे, फील्डर्स ही होंगे। उसी ताक में रहते इसको आउट कैसे किया जाए, यही ताक में रहते हैं। हमारे अपने शुभ चिंतक कहीं दूर बैठे हैं,
जीवन की एक भी परिस्थिति हमारी चॉइस के हिसाब से आएगी? कोई भी परिस्थिति हमारी चॉइस के हिसाब से नहीं आती है। लेकिन ऐसी विपरीत समय में भी, विपरीत बातों के बीच में भी अगर हमें खेलना आ जाए और उसमें 6 या 4 लगाना, जीवन में लगाना सीख ले, तो हर कोई क्या कहेगा? अरे जीवन जीने की कला सीखनी है तो इससे सीखो। कितनी विपरीत बातों के बीच में भी क्या स्पिरिट से खेलता है जीवन, है ना। तो इसीलिए कहा क्रिकेट के खेल को तो एंजॉय करते हैं, लेकिन ये सोचो कभी कभी कि हमारी जीवन भी एक क्रिकेट का खेल तो नहीं हो गई है। हमारे शुभ चिंतक कहीं और दूर बैठे हैं, जो उमंग उत्साह के बोल भी बोलते हैं तो हमें सुनाई नहीं देते हैं, और चारों ओर फील्डर्स ही खड़े हैं। कंपटीशन तो वहीं हो रही है ना, कार्य क्षेत्र पर ही तो कंपटीशन है। और इसीलिए कहा कि अपना साथी कोई एक होगा बंदा, बाकी तो चारों ओर एक ही ताक लेकर के खड़े हैं, इसको आउट कैसे किया जाए, इसको कैसे रास्ते से हटा दिया जाए, यही सोचते हैं। तो इसीलिए उस स्पिरिट के साथ खेलो कि जीवन भी एक खेल है। फिर देखो तनाव नहीं होगा, लेकिन हर समय आप एंजॉय करेंगे लाइफ को, हर समय ये महसूस करेंगे कि नए आगे बढ़ रहे हैं, और सचमुच आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा सिद्धांत, यू आर वॉट यू थिंक। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। पॉजिटिव सोचोगे आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव बनती जाएंगी, नेगेटिव सोचेंगे तो अपनी पर्सनालिटी भी कैसी बनती जाएगी, नेगेटिव पर्सनालिटी। और हर समय ये महसूस करेंगे जैसे लाइफ बोर होती जा रही है, लाइफ में और कुछ है ही नहीं, उमंग उत्साह ही खत्म हो गया। और जब जीवन में एंथुसियाज्म खत्म हो जाए, ज़ील खत्म हो जाए, तो वो जीवन क्या रहेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए, एक ऊर्जा अपने अंदर बनाए रखने के लिए जितनी अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। लेकिन कई बार कई लोग क्या कंप्लेन करते हैं, पॉजिटिव सोचे तो कैसे सोचे, पॉजिटिव कैसे सोचे, नेगेटिव सोच इतनी नेचुरल क्यों हो गई है, इतनी नेचुरल पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। नेगेटिव सोच इतनी नेचुरल क्यों हो गई है। आज हर कोई देखो आप, नेगेटिव सोच तुरंत आ जाएगा। कोई व्यक्ति अगर घर में लेट भी आया तो क्या कहेंगे, जरूर कोई बात होगी, है ना। और इतना डाउट्स, अजम्पशंस शुरू हो जाता है कि वो फालतू सोच करके हम अपने दिमाग को भारी कर देते हैं। अरे कोई काम आ गया होगा, कोई बात हो गई, ऐसे शक कई बार हम पाल लेते हैं। 2-4 दिन लगातार आप घर पहुंचे और आपकी वाइफ घर पर नहीं है तो क्या विचार आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। 2-4 दिन लगातार अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, हाँ जरूर कोई बात होगी, ये रोज रोज क्या हो गया है ना। एक दिन लेट हो सकता है, समझ सकते, रोज क्या हो गया है। इसीलिए जीवन में कभी कभी कई बार गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाने के लिए एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। वो एक बात याद आती है, एक बार एक पति घर आए तो देखा कि उसकी पत्नी जो है, वैसे तो रोज़ दरवाज़ा खोलते ही हाथ में जो सामान होता है ले लेती है और चाय आदि बना करके तैयार करके ले आती है। लेकिन उस दिन वो पति आया तो देखा पत्नी टीवी देख रही है और हाथ में कुछ बाउल है, पॉपकॉर्न का खा रही है, और दरवाज़ा खुला ही छोड़ा था तो आ गया अंदर भाई तो, लेकिन वो सामने आई नहीं सामान लेने के लिए भी। पति ने आते ही पूछा, भाई क्या बात है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। पति ने सोचा चलो खुद ही मैं पानी ले लेता हूँ। किचन में गया तो देखा रात के बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं, खाना भी नहीं बना है, और इतना किचन गंदा है, बर्तन धोए भी नहीं है, और सारा किचन एकदम अस्त व्यस्त है। तो पूछा फिर बाहर आकर बात क्या है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। फिर पति बेडरूम में गया तो देखा तो बिस्तर भी नहीं बना है और इतना घर एकदम अस्त व्यस्त है, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है।
फिर बाहर आकर के उसने पूछा पत्नी, आखिर बात क्या है? पत्नी ने कहा, रोज आप आकर एक ही सवाल करते थे, तू सारा दिन करती क्या है? तू सारा दिन करती क्या है? आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने कुछ नहीं किया, है ना? इसीलिए कभी कभी ऐसे पंगे मत लिया करो, एप्रिशिएशन के 2 शब्द कर दिया करो, हाँ, जिससे सामने वाले को भी खुशी हो जाए, है ना? और खुशी होगी तो आपकी सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसीलिए एक दूसरे का सम्मान करते हुए अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, और वो तभी होगा कि जब हम अपने सोच को सकारात्मक रखेंगे। तीसरा कहा, पॉजिटिव इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव। सकारात्मक क्यों रहना चाहिए? क्योंकि उसमें शक्ति है। नेगेटिव में शक्ति नहीं है। नेगेटिव हमें ड्रेन कर देती है, खोखला कर देती है अंदर से। इसीलिए पॉजिटिविटी अंदर बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर पॉजिटिविटी समाप्त हो जाए जीवन के अंदर तो लाइफ नहीं रहेंगी, और व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार बनते जाएंगे। पहले स्ट्रेस से शुरू होगा, तनाव से शुरू होगा, टेंशन होगा, हाइपर टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, हाइपर स्ट्रेस हो जाएगा, फिर नर्वस ब्रेकडाउन होगा, और फिर डिप्रेशन का शिकार बनेगा। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग जितना ज़्यादा होगा उतना डिप्रेशन के शिकार बनना स्वाभाविक है। और उसके बाद न नींद आएगी, न कुछ अच्छा लगेगा जीवन के अंदर, अकेलापन महसूस करेंगे, कोई साथ है नहीं, न साथ दे रहा है, न साथ चल रहा है। तो इसीलिए पॉजिटिव ऊर्जा जब ऐसे वातावरण में आते हैं जहाँ चार्ज्ड वातावरण है, तो उस वातावरण में भी थोड़ा चले जाओ तो कम से कम अपनी बैटरी चार्ज महसूस करेंगे, और जब चार्ज हो जाएंगे बैटरी तो बहुत आसान जीवन महसूस होने लगेगा। तो इसीलिए कहा, पॉजिटिव इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव। मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आती है इस बात को लेकर के, रामायण की, कि रावण बहुत शक्तिशाली था, और श्री राम जब रामेश्वरम पहुँचे तो समुद्र देवता ने कहा श्री राम से कि युद्ध करने के लिए जाने से पहले आपको मैं रास्ता तो दे दूं, लेकिन रावण की शक्ति को पहचानो। उसके पास शिवजी की शक्ति है, भोलेनाथ की शक्ति है, महादेव की शक्ति है, क्योंकि वो महादेव का परम भक्त है। और इसीलिए अगर आप अपनी शक्ति से लड़ने चले जाएंगे, महादेव की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो महादेव से पहले शक्ति ले लो। तो रामेश्वरम में श्री राम ने भी सोचा कि चलो महादेव जी की पूजा कर लेते हैं, और पूजा करने के लिए अब विधि, सारी मंत्र उच्चारण के साथ विधि करने के लिए तो ब्राह्मण चाहिए। और उस इलाके में पूरा एक ही पावरफुल ब्राह्मण था, रावण। हाँ, बड़ा विद्वान था, सही मंत्र उच्चारण के साथ सारी विधि करता था और शिव जी की भक्ति। तो अभी रावण को बुलाना चाहिए। तो इसीलिए श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि तुम जा कर के रावण को कैसे भी मना कर ले आओ, ये शिव जी की पूजा करने के लिए, जबरदस्ती नहीं करना। अब श्री राम की जो आज्ञा थी उसके हिसाब से गए रावण के दरबार में हनुमान जी, और वहाँ जाने के बाद उसने रावण से कहा कि हे रावण, भगवान श्री राम को शिव जी की पूजा करनी है, और उसके लिए मंत्र उच्चारण के साथ सारी विधि संपन्न करने के लिए आप चलिए। तो रावण ने क्या कहा होगा? क्या कहा होगा? मैं नहीं आता हूँ, मना कर दिया। अब जबरदस्ती तो करनी नहीं थी, श्री राम की आज्ञा नहीं थी, तो हनुमान जी मनाते रहे, लेकिन जब नहीं आए तो वापस आ गए कि वो तो मना कर रहे हैं। तो उस वक्त रावण फिर श्री राम जो है लक्ष्मण जी को देखते हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि इसका मतलब मेरे को जाना होगा।
तो वो अंदर सोच में पड़ गए कि जिसको हनुमान जी नहीं ला सके मैं कैसे ला सकूंगा। तो उसके भाव जो है वो श्री राम ने पढ़ लिए। हनुमान जी को बुलाया, तुमने वहां जाकर क्या कहा था? कहा मैंने कहा था हे रावण, भगवान श्री राम को शिव जी की पूजा करनी है, आप चलिए। तो श्री राम को हंसी आ गई कि तुम एक आचार्य को बुलाने गया था, एक विद्वान को बुलाने गया था, या कोई साधारण व्यक्ति को बुलाने गया था? तो लक्ष्मण जी समझ गए कि भाई हनुमान जी की गलती कहाँ हुई। तब उसने श्री राम से पूछा मुझे कैसे उसको एड्रेस करना होगा, मुझे सिखाइए आप। तो श्री राम उसको सिखाते हैं कि उसको कहना चाहिए हे लंकापति, हे आचार्य श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में उत्तम, एक वनवासी राम आपको बुला रहे हैं पूजा कार्य अर्थ, शिव जी की आराधना करने अर्थ। तो लक्ष्मण जी को जैसे सिखाया वैसे वो गया और वहां जाकर बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके रावण को कहते हे लंकापति, हे आचार्य श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में उत्तम, वनवासी राम आपको बुला रहे हैं महादेव की पूजा अर्थ। अब जब ब्राह्मण को इतना सम्मान मिलता है तो मना नहीं कर सकता है। तो उसने कहा ठीक है मैं आता हूं। और वो आया, बड़े विधि सर मंत्र उच्चारण के साथ सारी पूजा संपन्न करवाई। और जब पूजा संपन्न हुई उसके बाद श्री राम ने पूछा दक्षिणा क्या दूं? रावण उस वक्त हंसता है जिसके पास कुछ है ही नहीं। इस वक्त वो मुझे क्या दक्षिणा दे सकता है? श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा इस वक्त मैं बंधा हुआ हूं, जो मांगोगे मिल जाएगा, मांगो। रावण बड़ा होशियार था, विद्वान था। तो उसने क्या मांगा पता है? उसने कहा देना है तो एक वरदान दे दीजिए। कहा कौन सा वरदान चाहिए? तो कहा देना है तो यही वरदान दे दीजिए कि मैं आपके सदाचार से कभी प्रभावित न हो जाऊं। दुराचारी दुराचार से नहीं डरता है, मरने मारने से नहीं डरता है। दुराचारी अगर डरता है तो सदाचार से डरता है, पॉजिटिविटी से डरता है। श्री राम का सदाचार इतना था कि कोई भी व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता था, है ना। और इसीलिए रावण भी जानता था कि अगर मैं श्री राम के सदाचार से प्रभावित हो गया तो मेरी हार तो वहीं है। इसलिए कहा देना है तो यही वरदान दे दीजिए कि मैं आपके सदाचार से कभी प्रभावित न हो जाऊं। पॉजिटिविटी इज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिविटी। रावण भी डरता था, इसी बात से डरता था, इसीलिए उसने यही वरदान मांग लिया। तो जिंदगी के अंदर भी सदाचार कभी कमजोर नहीं होता है। सदाचार वाले का विल पावर बहुत मजबूत होता है, वो कभी टूटता नहीं है। इसीलिए पॉजिटिव को लेकर चलो। एक बार हम एक स्कूल में गए थे, वैल्यू एजुकेशन था, तो वैल्यूज़ के ऊपर बच्चों को पढ़ाना था। उन्हीं दिनों में ये रामायण सीरियल चल रही थी, तो हमने सोचा श्री राम को तो वैल्यूज़ वाला दिखाया है, बच्चों को उसी से शुरू करते हैं। तो हमने बच्चों को पूछा, छोटे बच्चे थे, तो हमने बच्चों को पूछा आप सीरियल देखते हैं? कहाँ देखते हैं। तो हमने उनको पूछा आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है, श्री राम का या रावण का? हमारी अपेक्षा ये थी कि बच्चे कहेंगे श्री राम का कैरेक्टर, लेकिन हमारे सरप्राइज में ये हुआ कि सभी बच्चों ने कहा रावण का। अरे भाई, जिसको रावण ही पसंद हो जीवन में, जिसका लक्ष्य ही रावण हो, तो उसको वैल्यूज क्या सिखाएंगे? बड़ी दुविधा में हम लोग फंस गए कि अब क्या कहे इनको, क्या वैल्यूज सिखाए। तो भाई क्यों रावण अच्छा लगता है? तो कहा बहुत बोल्ड है, एकदम स्ट्रांग है, और राम तो बस डरता रहता है ऐसे एकदम। तो अब ये इसीलिए हमको रावण बड़ा अच्छा लगता है। फिर हमने सोचा कि अच्छा ठीक है, बात को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा वैल्यूज तरफ ला।
तो हमने पूछा, अच्छा आपका पिताजी कैसा होना चाहिए, रावण जैसा या राम जैसा? नहीं, पिताजी राम जैसा होना चाहिए, फादर राम जैसा चाहिए, खुद को बनना है रावण। ये आज की सोच है, देखो बच्चों की। तो इसीलिए कहा कि पॉजिटिविटी हर कोई को आकर्षण करती है, अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चों को भी पिता ऐसा ही चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला और पॉजिटिविटी वाला, क्योंकि पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिविटी। चौथा सिद्धांत है, वॉट एवर यू गिव यू विल गेट। जो आप देंगे वही वापस आएंगे। आप किसी को सम्मान देंगे, आपको सम्मान मिलेगा। आप किसी को सहयोग देंगे, सहयोग मिलेगा। आप किसी को गाली देंगे, गाली मिलेगी। जो देंगे वही वापस आएगा। आप किसी को नफरत देंगे, नफरत मिलेगी। तो इसीलिए हर बार जब कुछ देते हैं तो सोचो हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि वही वापस आएगा। और वो जब स्वीकार करना होगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो इसीलिए जितना अच्छा देंगे उतना अच्छा ही वापस आएगा। तो ये सिद्धांत भी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटे छोटे सिद्धांत है, लेकिन जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। पांचवा सिद्धांत है, एवरी सिचुएशन हैज़ ए बिगिनिंग एंड एन एंड। हर परिस्थिति जो आती है उसकी एक शुरुआत होती है। जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी जरूर होगा। लेकिन कभी कभी हम उस बात को इतना पकड़ लेते हैं और पकड़ पकड़ करके खींचते हैं, खींच खींच के लंबा करते। जो उसका टाइम था आज आना और कल चले जाना, उस पकड़ लिया उसको और खींचना चालू किया तो समय उसका क्या हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया। और उतना दिन तकलीफ, दुख, दर्द किसको भोगना पड़ता है? खुद को भोगना पड़ता है। इसलिए बातों को पकड़ना, उन परिस्थितियों में भी उसको पकड़ते हुए चलना और उसी को लेकर के एक दूसरे को बात सुनाते रहना, वो कभी कभी बहुत दर्दनाक महसूस कराती है। और अंत में हम यही कहेंगे, टॉक फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स। जितना आप भावनाओं को जोड़ करके बोलेंगे तो हर एक के दिल को वो बात स्पर्श होगी। अच्छी बात भी स्पर्श होगी, बुरी बात भी स्पर्श होगी। तो जब भी किसी से बात करें तो दिखावे वाली बात ना हो, लेकिन दिल से बातें करें। तो आप देखेंगे कि कई बार आप जीवन के अंदर बहुत अच्छी भावनाओं को जोड़ते हुए जब बात करते हैं तो दूसरों की भावनाओं को भी वो स्पर्श करता है। और अंत में, जस्ट बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ। डोंट ट्राई टू बी द जेरोक्स कॉपी ऑफ समबडी एल्स। उसने ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा करूं। नहीं, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मेरे सामने वो बातें नहीं है, वो परिस्थितियां नहीं है। हर एक के सामने बातें अलग है, परिस्थितियां अलग है। तो इसीलिए जस्ट बी योर सेल्फ। जो आपकी यूनिकनेस है, हर इंसान को जब भगवान ने रचा है तो हर एक के अंदर कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी जरूर है। हर एक यूनिक व्यक्ति है। आपके जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। जस्ट ट्राई टू बी योर सेल्फ। आप जो है, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। और इसीलिए अपने आप को उस रूप में देखेंगे तो बहुत अच्छा वाइब्रेशंस आप रेडिएट करेंगे और वो लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपकी वास्तविकता है। आप दूसरा बनना चाहेंगे, नहीं बन पाएंगे तो तकलीफ होगी, इसलिए दूसरा बनने की कोशिश नहीं करो। और जैसे कहा कि मानसिक प्रतिरोधक शक्ति जब क्षीण हो जाती है तो तनाव बढ़ जाता है। तो उसके लिए कोई दवाई तो है नहीं कि भाई आज ये दवाई ले ली तो मानसिक प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। हाँ, फिजिकल इम्यूनिटी डाउन हो जाए तो टॉनिक ले लो, विटामिन ले लो, बढ़ जाएगी। लेकिन जो मानसिक प्रतिरोधक शक्ति हमारी क्षीण हो गई, उसको बढ़ाने के लिए 3 बातें, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी 3 चीज़ें ज़रूरत है। कौन सी 3 चीज़ें? सबसे पहला है प्रॉपर नरिशमेंट, अच्छा खुराक चाहिए। दूसरा है रेस्ट, और तीसरा है एक्सरसाइज। ये 3 चीज है तो शरीर स्वस्थ है, और शरीर स्वस्थ है तो हर प्रकार की परिस्थिति में भी, कैसा भी वेदर चेंज हो, वो चीज हमें इफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए भी ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। मन को भी प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए,
मन का खुराक क्या है? मन का खुराक क्या है? अच्छे विचार, अच्छे विचार। लेकिन आज सुबह से लेकर हम क्या उसको देते हैं? नेगेटिव विचार, नेगेटिव विचार। मीडिया वाले तो हमेशा यही कहते हैं, गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ इज़ न्यूज़, है ना? तो नेगेटिविटी का खुराक अगर देते जाएंगे अपने मन को भी, आप लोगों के लिए मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अच्छे खुराक बहुत कम मिलते हैं, और इसीलिए जब सारा दिन नेगेटिव खुराक को इकट्ठा करते जाते हैं, वो आपके मन को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? बहुत करता है। सुबह सुबह अपने मन को अच्छा खुराक दे दो, मेंटल इम्यूनिटी बढ़ेगी। फिर कैसे भी एनवायरनमेंट में चले जाओ तो ज़रूर आपके मन को वो बातें छुएगी नहीं, प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन आप उससे अपने आप को डिटैच रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर सकेंगे। तो इसीलिए मन को रोज़ थोड़ा थोड़ा अच्छा खुराक मिलता जाए। अब 3 दिन आप यहाँ आए हैं, 3 दिन यहाँ पर टेलीविज़न तो है नहीं कोई कमरे में, है ना? न्यूज़पेपर भी आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, वहाँ तो मिलेगा नहीं शायद अपने मकानों में, है ना? तो सुबह से लेकर के, खैर आजकल मोबाइल में तो सब कुछ आ ही जाता है, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि सुबह सुबह अपने मन को अच्छे विचारों का खुराक दे दो। उसके बाद वो न्यूज़ आप देख लेना जो आई हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रॉपर नरिशमेंट बहुत ज़रूरी है मन की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तब आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, और जितना सशक्त रहेंगे उतना हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति आ जाएगी। दूसरा, रेस्ट। तो आध्यात्मिकता ही हमें अच्छे खुराक, प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो आज के युग में मिसिंग लिंक है, मिसिंग डायमेंशन है। इसीलिए आध्यात्मिकता को अपने जीवन का अंग बनाओ। थोड़ा थोड़ा अच्छे विचार मिलता जाए, मन को खुराक मिलता जाए, देखो मन स्वस्थ होने लगेगा। फिर दूसरा है रेस्ट। रात को सो जाते हैं, शरीर को रेस्ट मिल जाता है, लेकिन मन को रेस्ट नहीं मिलता है। वो सबकॉन्शियस लेवल पर घूमता रहता है, स्वप्न में, कई विचारों में चला जाता है। तो इसीलिए मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड। मन को कॉन्शियसली रिलैक्स करो। शांति में जब बैठते हैं तो मन को शांत करो। जितना मन को शांत करेंगे उतना मन की जो क्रिएटिविटी है, जैसे मन फ्रेश होता है तो क्रिएटिव आइडियाज़ फ्लो करता है, ये उसकी पहचान है। तो मन को रिलैक्स करना ज़रूरी है। जितना मन रिलैक्स्ड होगा, छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट नहीं करेगी, प्रभावित नहीं करेगी, और आप अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रख सकेंगे। तो इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। माइंड को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो मेंटल रिलैक्सेशन थ्रू कॉन्शियसली गाइडिंग द थॉट्स। मेडिटेशन में हम अपने विचारों को दिशा देते हैं, और दिशा देते हुए उसको साइलेंस में जब ले जाते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो इसीलिए कितना मेडिटेशन करना चाहिए? सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट। क्यों मैंने कहा 20 मिनट? क्योंकि मेडिकल साइंस द्वारा ये प्रमाणित है कि एक व्यक्ति 5 मिनट बॉइलिंग टेम्पर एंगर, गुस्सा कर लेता है, तो 2 घंटा उसका माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि 2 घंटे तक फोकस नहीं कर पाता है। इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है गुस्सा करने के बाद। 2 घंटा क्या करेगा? तो 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है। इसलिए कहते क्रोधी के घर के मटके भी सूख जाते हैं। यानी ये मटका जो ठंडा होना चाहिए, ये सूख जाता है ना? 2 घंटा वो क्या करेगा? क्या करेगा 2 घंटा? जब माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, फोकस नहीं होता है, तो क्या करता है?
10 लोगों को ढूंढेगा, और 10 लोगों को क्यों ढूंढेगा? अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। ये रोज ही ऐसा करता है, इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ा। और जब उसको 10 लोग ये कहने वाले मिल जाएंगे, बहुत अच्छा किया, तब जाके थोड़ी शांति मिलती है। और अगर मान लो कि 10 में से एक व्यक्ति ने कह दिया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो क्या होगा? फिर गुस्सा हो जाएगा, है ना। और कई लोग जानबूझ के ऐसी सहानुभूति दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि भले ये थोड़ा उबलता रहे, है ना। और अगर 20 मिनट गुस्सा कर दिया तो वो दिन कैसा जाएगा? हाँ, सारा दिन 8 घंटा बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है। 20 मिनट का गुस्सा 8 घंटे की बैटरी को डिस्चार्ज कर देता है। तो 5 मिनट का मेडिटेशन 2 घंटे की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। इसलिए सुबह 20 मिनट माना बैटरी चार्ज कर लो। ये नहीं कि बातें नहीं आएंगी, परिस्थिति नहीं आएंगी, आएंगी, वो तो आएंगी ही, लेकिन बैटरी चार्ज होंगी तो यू कैन हैंडल योर सेल्फ एंड द सिचुएशन इन अ बेटर वे। इसीलिए बैटरी चार्ज करना जरूरी है। और शाम को फिर 8 घंटा वो बैटरी यूज कर दी, शाम को फिर 20 मिनट, ताकि रात को नींद अच्छी आए। इसलिए मिलेगा टाइम, मिलेगा 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, हाँ, कुछ अच्छा नरिशमेंट दे देना मन को। फिर 20 मिनट मेडिटेशन, सुबह उठते ही रिलैक्स योर माइंड, बैठो आप एकदम शांति से, और शाम को भी पुनः 20 मिनट। और तीसरा एक्सरसाइज। मन के लिए एक्सरसाइज कौन सी है? पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप नहीं चलेगा, चलाना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति ने अगर ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज किया ही ना हो और अचानक एक दिन हाथ पैर हिलाना चालू कर दे, तो क्या हो जाएगा? दर्द होगा। फिर दूसरे दिन छोड़ देंगे, अरे बहुत दर्द होता है ना। डॉक्टर के पास जाएगा, हार्ट अटैक आया उसको, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा देख भाई, अगर तुम्हें जीना है तो सुबह आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग, इतनी एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, शाम को भी आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करना पड़ेगा। अगर वो डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब सुबह तो टाइम नहीं मिलेगा, मेरा सारा कारोबार सुबह सुबह चालू हो जाता है, और शाम को भी देखेंगे 20 मिनट आधा घंटा मिलेगा तो वॉकिंग जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, नहीं तो नहीं जा सकेंगे। और कुछ हो तो बताओ, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मरो, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेट। इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर योरसेल्फ, नोबडी कैन सेव यू। अगर उसको जीना है, सुबह आधा घंटा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपना दिनचर्या थोड़ा रीशेड्यूलिंग करेगा, सुबह आधा घंटा निकालता है, शाम को आधा घंटा एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा? करेगा। 2-4 दिन हाथ पैर दर्द करेंगे, उसके बाद बॉडी भी यूज टू हो जाएंगे, भाई जिस दिन पैदल नहीं गए उस दिन अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए व्यक्ति को जीना है तो कारोबार कोई भी रुकती नहीं है। 2-4 दिन लोगों के फोन आएंगे, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला ये टाइम से ये टाइम ये बाहर गया है, पैदल गया है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो लोग या पहले फोन करेंगे या बाद में फोन करेंगे। कारोबार कोई भी रुकती है नहीं, सब सेट हो जाता है। ये तो एक बहाना होता है कि मेरे पास सुबह टाइम नहीं होता है। टाइम हर एक के पास है, थोड़ा रीशेड्यूलिंग करना पड़ता है, टाइम अपने आप निकल आता है। लेकिन जिस तरह आज फिजिकल हेल्थ के बारे में लोग इतने कॉन्शियस हो गए, सुबह सुबह जॉगिंग जाते, वॉकिंग जाते, सब करना शुरू कर दिया है, कॉन्शियस हो गए इसीलिए। लेकिन अब तक मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में कॉन्शियस नहीं हुए हैं। जिस दिन उसके बारे में कॉन्शियस हो जाएंगे, कहीं टू लेट ना हो जाए। इसीलिए मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस और प्रॉपर नरिशमेंट, माइंड को भी सशक्त बनाना आवश्यक है। जिस तरह मीडिया एम्पावर करता है लोगों को, इस तरह से मीडिया वालों को खुद को भी एम्पावर करने की ज़रूरत है। और स्पिरिचुअल
मेडिटेशन, स्पिरिचुअल इनपुट्स, मेडिटेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग, यही एक मात्र माध्यम है जिससे हम स्वयं को सशक्त कर सकते हैं। और जब ये 3 रूप से अपने आप को सशक्त कर दे, फिर देखो आप कैसे भी एनवायरनमेंट में जाओ, वो चीज़ें आपके मन को दबाव में नहीं लाएंगी, तनाव को महसूस नहीं कराएंगा, लेकिन हर परिस्थिति में आप सशक्त रीति से बाहर बहुत अच्छी तरह से उसको हैंडल करते हुए बाहर आ सकते हैं। और जब अच्छी तरह से हैंडल करेंगे तो लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स, सहजता से, अधिकतर प्रॉब्लम्स व्यक्ति खुद क्रिएट करता है। जब खुद सशक्त है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली चीज़ ही नहीं रही। तो इसी तरह स्ट्रेस फ्री लिविंग हो सकता है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आज के युग में। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सारा समय आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाते हैं न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए जब नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आपको खुद को कितना एम्पावर करना होगा ताकि उस नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, आपका ओरा, पॉजिटिव ओरा बना रहे। और जब आपका पॉजिटिव ओरा बना रहेगा तब आप हर सिचुएशन में स्वयं को सक्सेसफुल, विपरीत से विपरीत बातों में भी आप स्वयं को सक्सेसफुल महसूस करेंगे और आपकी क्रिएटिविटी बनी रहेगी। तो इसीलिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। अब थोड़ी देर के लिए हम सभी बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? जैसे मैं आपको विचार देती जाऊं, आप खाली उन विचारों को रिपीट नहीं करना। ट्राई टू गो इनटू द फीलिंग्स ऑफ दोज थॉट्स। उनके भावों में स्वयं को ले चलना, महसूस करना। आज सवेरे आपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया। आत्मा कैसे एक चमकता हुआ सितारा है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, प्रकाश पुंज है। महसूस करो भ्रुकुटी के मध्य में स्वयं को एक प्रकाश पुंज के रूप में। और चलते हैं आत्मा की वास्तविकता की ओर। एक एक गुणों को महसूस करो जो आत्मा की ओरिजिनल आइडेंटिटी है। तो कुछ देर के लिए चलते हैं, अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वस्थ बैठेंगे, पीठ सीधी हो। अपनी इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो। योग माना सेल्फ डिसिप्लिन, योग माना बैलेंस। तो कुछ क्षण के लिए मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। ये शरीर मेरा वस्त्र है। जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर, अपना पात्र निभाने, वास्तव में मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रिय की मालिक हूं।
अंतर्चक्षु से स्वयं को देखे। भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकते हुए ज्योति पुंज के रूप में मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज। कितना सुंदर स्वरूप है। मैं आत्मा धीरे धीरे अपनी वास्तविकता की ओर स्वयं को महसूस करती हूँ। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूँ। एकदम निर्मल स्वरूप हूँ। मेरे चारों ओर निर्मल आभा मंडल है। उस आभा मंडल में मैं स्वयं को देख रही हूँ। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरा गुण धर्म शांति है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी वास्तविकता है। धीरे धीरे मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। शांति के प्रकंपन को महसूस कर रही हूँ। शीतलता का प्रवाह महसूस हो रहा है। इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। इसी शांति में कितना सुकून है।
इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। ये सुख अति इंद्रिय सुख है। इसी शांति में परम आनंद समाया हुआ है। मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। मेरा सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप है। मेरी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। यही मेरी वास्तविकता है। कितना सुंदर एहसास है। मैं आत्मा सतो गुणी स्वरूप हूँ। सातों गुणों की ऊर्जा स्वयं में महसूस कर रही हूँ। हर कर्मेंद्रिय से ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और धीरे धीरे इस सकारात्मक ऊर्जा से मैं स्वयं को सशक्त महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं अपने मन को परमात्मा के सानिध्य की ओर ले चलती हूँ। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। जिसका यादगार ज्योतिर्लिंगम के रूप में है। जो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, परम पवित्र है। मैं अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के दिव्य स्वरूप में एकाग्र करती हूँ। मेरे पिता परमात्मा
सर्वशक्तिमान है, सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं अपने ध्यान को परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करती हूँ और परमात्मा से सर्व शक्तियों की ऊर्जा को स्वयं में समाती जा रही हूँ। परमात्म शक्ति की ऊर्जा को स्वयं में भरती जा रही हूँ और धीरे धीरे मैं आत्मा सशक्त होती जा रही हूँ। मेरे पिता परमात्मा परम पवित्र है, उसकी संतान मैं आत्मा निर्मल निश्चल स्वरूप हूँ। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय द्वारा चारों ओर वातावरण में प्रवाहित करती जा रही हूँ। कितना सुंदर अनुभव है ये। मैं आत्मा मुक्त अवस्था में हूँ। कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, एकदम हल्कापन महसूस कर रही हूँ। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। कुछ क्षण के लिए इस दिव्य स्वरूप में स्वयं को स्थित करती हूँ और परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को प्रवाहित होने देती हूँ। मन शांत, तन शीतल, धीरे धीरे स्वयं को भी ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ।
कितना सुंदर अनुभव है ये। जैसे मैं आत्मा एकदम ताजगी का अनुभव कर रही हूँ। शक्तियों का संचार हो रहा है। और मैं आत्मा सशक्त होती जा रही हूँ। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में भ्रुकुटी की मध्य में स्थित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ऐसे निरंतर अभ्यास करते हुए अपने मन को चार्ज करते जाएं और आप खुद महसूस करेंगे, जैसे कहा, जैसे सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो ये पॉजिटिव चिंतन से आप अपने अंदर शक्ति के संचार को महसूस कर सकेंगे।